हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम C4 साइकिल के बारे में। ठीक है, तो C4 साइकिल क्या होता है, इसी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल की बात करते हैं। C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने ये बता दिया है लास्ट क्लासेस के अंदर, और या हम लोग जानते भी हैं कि C4 प्लांट्स जो बेसिकली होते हैं वो बेसिकली C3 प्लांट्स ही थे, लेकिन चूंकि एक ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को ग्रो कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा कहें कि उनका जो इन्वायरमेंट था या जो कंडीशन था रैंडमली चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? और जिसके अंदर क्या हुआ उसी चीज़ों को हम लोग देख लो। यहाँ पे रैंडमली चेंज क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है? क्या क्या चीज़ इंक्रीज किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। देन सैलिनिटी यानी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सडन सा इंक्रीज कर गया। क्लियर हो गया बात? ध्यान से समझोगे। सैलिनिटी इंक्रीज कर गया, देन टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, और साथ ही साथ लाइट का जो एक्सपोजर था, लाइट इंटेंसिटी कह सकते हैं, लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया बहुत ही। समझ में आ रहा है? तो अब एक कंडीशन आया कि बेसिकली जो हमारा ये जो इन्वायरमेंट है, अब इसके अंदर अब इस टाइप के प्लांट्स अब चूंकि C3 साइकिल तो परफॉर्म कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा देख लो इसको बात। ठीक है, क्या इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है C4 साइकिल, जिसमें क्या होता है CO2 और H2O दो चीजें मिल करके, और यहां कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। समझ में आ रहा है? क्या क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और साथ ही साथ लाइट है, लाइट प्रेजेंट होगा क्या, लाइट होगा। तो अब ये दोनों के प्रेजेंस में देखोगे, थोड़ा सा दोनों के प्रेजेंस में जो चीज होगा वो ये होगा कि C6H12O6, यानी ये क्या बनेगा जी, ये ग्लूकोज, या जिसको हम बनाना चाहते हैं वही तो बन गया। चलो ठीक है, ये बन भी गया, ठीक है ना, बन गया हमारा, लेकिन बनने के बाद का इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि भाई खाली एगो मॉलिक्यूल्स बना देंगे तो काम नहीं ना चलेगा, कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा, ऐसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत सारा बनाना पड़ेगा। और जब हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में जाएंगे तो अब इससे एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या निकल रहा है, H2O और प्लस O2। समझ में आ रहा है? क्या ये क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, O2 निकल रहा है। अभी बैलेंसिंग वाला बात में, ठीक है, अभी बैलेंसिंग वाला चीज हम लोग नहीं देख रहे हैं। मेन चीज क्या कर रहे हैं कि H2O और O2 निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्या तो ये बेसिकली कहां हो रहा है, इस इन्वायरमेंट के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में ये टोटल मान लो इन्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? क्या हमारा सिस्टम है, तो इसी सिस्टम के अंदर कौन है, ये कौन लोग कर रहे हैं, प्लांट वाले लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या और इसी के अंदर एनिमल भी प्रेजेंट है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंट है। और एनिमल क्या चीज लेते हैं एज अ ब्रीदिंग के तौर पे, O2 लेते हैं, यानी इस चीजों को कौन ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल ले लेंगे। अब ये जो वाटर होगा, ध्यान से देखोगे, ये जो वाटर्स होगा इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज क्रिएट करेगा, मॉइस्चर क्रिएट करेगा ना जी। तो ये डे एंड नाइट कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, कि एनिमल रात को CO2 लेने लगते हैं, नहीं ना, या फिर दिन में O2 लेते हैं। ये हमेशा रात का हो चाहे दिन का हो, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम ये क्या चीज को यूज करेंगे, O2 को यूज करेंगे। लेकिन चूंकि इन्वायरमेंट के अंदर किस गैस का इंक्रीमेंट होगा, कौन सा गैस इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऑब्वियस O2 का कॉन्सेंट्रेशन खूब बढ़ जाएगा। इस O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा, O2 पूरा भर जाएगा, O2। ठीक है ना। अब बेसिकली इनको फिर से ये प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस करना है तो कौन सा साइकिल यूज करना होगा, C4 साइकिल। तो कहोगे C3 नहीं कर सकते हैं, रीजन क्योंकि भाई ये जो C4 प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट्स हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, सब कुछ हुआ, इसके लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सडन सा ये कंडीशन चेंज हो गया, यानी टेम्परेचर सडन सा चेंज, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज, या लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हैवी लाइट पड़ने लगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना।
अब इस कंडीशन में क्या करना होगा, इन्हें C4 साइकिल ही चलाना होगा और O2 चारों तरफ बढ़ा हुआ है। तो अगर O2 रहेगा और C3 साइकिल चलाएंगे, ध्यान देना O2 इस इन्वायरमेंट में पूरा है और C3 साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे तो जो ये एंजाइम है, ध्यान देना तुम लोग, C3 साइकिल यही पर हम लोग सीखे थे कि RUBP, ध्यान से RUBP, और ये क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा था, PGA के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, PGA एंड PGA, ठीक है क्या, एंड PGA, बहुत सारा PGA के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा था ना। तो बेसिकली अब इसके साथ जो आके जुट रहा था, ये कौन जुट रहा था, CO2, यानी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा था, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा था। और ये जो एंजाइम करा रहा था उसका नाम था रूबिस्को। कौन सा एंजाइम, रूबिस्को। तो रूबिस्को में यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो बात को समझ रहे हो। C एंड O को समझने की जरूरत है इसको, ठीक है क्या, C एंड O को समझोगे तब जाके सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यानी रूबिस्को में राइबोलोज, बाई, या उसी को हम बताए थे बिस भी बोलते हैं, बाई या बिस फॉस्फेट, एंड देन C फॉर कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन को जो क्या कराए, अटैचमेंट कराए कार्बन से, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है क्या। और यहां पे इस O का मतलब होता है ऑक्सीजिनेज, समझ में आ रहा है, यानी ऑक्सीजिनेशन कराता है, कार्बोक्सिलेशन भी कराता है ये रूबिस्को। अच्छा, क्या चीज का इस इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन घटा हुआ है, CO2 का, समझ में आ रहा है क्या। और क्या चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ओबियस O2 का है। तो ये किसके साथ चला जाएगा, रूबिस्को के साथ प्रॉब्लम है बाय डिफॉल्ट, मतलब नेचुरली ये CO2 के साथ ही जुड़ना पसंद करता है। लेकिन जब CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो, लेकिन अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये जो रूबिस्को है किसके साथ एफिनिटी दिखाने लगेगा, ऑक्सीजन के साथ दिखाने लगेगा। ऑक्सीजन सारा क्या करेगा, ये एफिनिटी दिखाने लगेगा, उसके साथ अटैचमेंट कराने लगेगा। और जिसके चलते जब ऑक्सीजन का रूबिस्को के प्रेजेंस में जब ये अटैचमेंट होने लगता है तो PGA तो बनता ही बनता है, साथ में फॉस्फोग्लिसरेट भी बनने लगता है, फॉस्फो ग्लाइकोलेट भी बनने लगता है। समझ में आ रहा है क्या। तो अब जिसके चलते क्या हो जाता है, ये फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली हम ग्लूकोज क्यों बना रहे हैं जी, हम अपने आप को ATP लेने के लिए। समझ में आ रहा है क्या, कि इसको खाएंगे, खाने के बाद डाइजेस्ट करेंगे और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो क्या निकलेगा, ATP निकलेगा। और उल्टा यही हो जाता है इसके अंदर कि जब फोटो रेस्पिरेशन करते हैं तो ये क्या करता है, ये बेसिकली तोड़ता तो है लेकिन क्या करता है, ATP खुद ही यूज कर लेता है और उतना ही, फिर इसके बाद जाके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो क्या फायदा हुआ कि ATP बनाए हम ग्लूकोज के थ्रू और फिर उसी ATP को यूज कर जाए, तो वेस्ट प्रोसेस हुआ कि नहीं। जैसे मान लो तुमको हम 1 रुपया दिए और फिर तुमसे हम वही 1 रुपया ले लिए, तो तुमको क्या रुपया दिए, कुछ भी नहीं दिए। यानी ये कुल मिला जुला के कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, समझ में आ रहा। तो इसके चलते जब ऐसा होगा तो उनको एनर्जी मिलेगा, C4 प्लांट्स को नहीं ना एनर्जी मिलेगा। तो अब जब नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, ये अपने अंदर चेंजेस लाते हैं कि भाई अगर बढ़ गया O2 का कॉन्सेंट्रेशन तो अब भाई रूबिस्को है तो इसको मजबूरी है कि इसके साथ करना पड़ेगा एफिनिटी। तो क्या कर लेते हैं कि अब सोचो कि अगर रूबिस्को को ही छिपा दे, समझ में आ रहा है क्या, रूबिस्को को ही छिपा दें और कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म लगा दें जो कि O2 के जगह अगर कम कंसंट्रेशन भी CO2 का रहे तो उसके साथ अटैचमेंट करा दे, तो बस मेरा काम हो जाएगा। और ये काम करते हैं कौन, हमारे लिए पेप्केज करते हैं। कौन करते हैं, पेप्केज करते हैं। यानी C3 के अंदर जब देखे थे, दिखाए थे, C3 साइकिल जब मूव कर रहा था तो इस साइकिल में क्या हो रहा था, RUBP हमारा प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर था और ये कन्वर्ट हमारा हो जा रहा था PGA के अंदर, हो रहा था ना PGA के अंदर। लेकिन अब जब हम C4 साइकिल यूज करेंगे, जब C4 साइकिल यूज करेंगे तो इस RUBP के जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, यानी 3 कार्बन कंपाउंड, ये कितना 5 कार्बन कंपाउंड होता था। और यहां पे बेसिकली हम लोग अब PEP के हेल्प से क्या बनाएंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएंगे। कितना कार्बन कंपाउंड जी, 4 कार्बन कंपाउंड। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीजों को। तो बेसिकली ये जो PEP है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ध्यान दोगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है।
ये इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? पेपकेज, यानी क्या होता है? फॉस्फो, देखोगे पेपकेज का मतलब क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बोक्सिलेशन ही कराएगा, कार्बन के साथ ही एफिनिटी दिखाएगा, सिवाय इसके किसी के साथ नहीं दिखाएगा। और यहां पे कौन सा एंजाइम होता है? यहां पे रूबिस्को होता है, ठीक है क्या? रूबिस्को। तो दोनों के बीच कंपैरिजन करो, ठीक है क्या? यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, यहाँ पे जो एंजाइम लगा मेरा रूबिस्को लगा, यहाँ पे जो एंजाइम लगा मेरा पेपकेज लगा, यही है हमारा C4 साइकिल। यानी अब इस पेपकेज के हेल्प से पीईपी, जब एक कार्बन आएगा CO2 जब अटैच्ड होगा, यहाँ पे भी CO2 अटैच्ड होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन में भी क्या करेगा? पीईपी किस में कन्वर्ट करेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और ये इसके साथ क्या कंडीशन है? रूबिस्को ये अटैच तो कराएगा इसके साथ, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन, कंडीशन क्या है कि CO2 का कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा होना चाहिए, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तभी। कम हुआ इसका अवेलेबिलिटी किसके कंपैरिजन में? O2 के कंपैरिजन में, तो क्या करने लगेगा? फोटो रेस्पिरेशन में चल जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो इसी चीजों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, और अब इसी प्रोसेस को हम आगे करेंगे, ठीक है क्या? तो देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल। तो जल्दी से आएंगे हम लोग C4 साइकिल पे। C4 साइकिल के अंदर अब छुपाने का काम, यानी बिना रूबिस्को के हम जान सकते हैं C3 साइकिल तो हो नहीं सकता है। और जितने भी लोग हैं, चाहे कोई तरह का प्लांट हो, C3 साइकिल हो, C4 हो, या फिर कैम साइकिल हो, किसी भी तरीके का प्लांट हो, एक चीज समझ लो, उनको C3 साइकिल मूव कराना ही कराना है। अब C3 जब तक नहीं कराएंगे तब तक उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इसीलिए मजबूरी है कि सबको C3 साइकिल चलाना है। इसीलिए इस सब का अल्टरनेटिव पाथ है कि कैसे हम C3 साइकिल तक पहुंचे। तो यही बताया था ना कि अल्टरनेटिव पाथ कौन सा है? हाँ, डार्क रिएक्शन का। क्योंकि हम बात कर चुके थे कि फोटो रेस्पिरेशन, लाइट रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यही प्रोसेस है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने बताया था कि C4 प्लांट्स जो है स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी क्रिएट करते हैं, ठीक है क्या? एनाटॉमी बनाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं? रूबिस्को को अंदर छिपा दिया जाता है, ठीक है? तो देखोगे कुछ इसी तरीके से छुपाया जा रहा है। ये है हमारा अब इसके अंदर की अगर हम बात करें, देख रहे हो ना, ये क्लोरोप्लास्ट कैसे अलग अलग है, मतलब ये थाइलेक्वाइड अलग अलग है। क्लियर है? एक ग्रेनल फॉर्म में है, ठीक है? एक ग्रेनल फॉर्म में है। और अब हम यहाँ पे अब इसका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है क्या? इसका अरेंजमेंट, ये कौन लोग हैं?
ठीक है। तो बेसिकली हो गया ना। तो देखोगे यहाँ पे अब जो ये चीज़ें हैं, ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल। कौन सा सेल बोलते हैं हम लोग? इधर देखोगे, इधर इसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स, ठीक है क्या? ये मेसोफिल सेल है। और यहाँ पे जो देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और साथ ही साथ ये भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। देखो दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं। तो इसीलिए हमने बोला था कि इसके अंदर दो अलग अलग स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट शोज डाइमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया? दो अलग अलग, डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चर, हो गया। अब इससे आगे की बात करें तो यहां पे भी देख सकते हो ये वाले जो सेल है, इस वाले सेल को, जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ सेल। क्लियर हो गया क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। और अगर हम बात करें इसके सेंट्रल सेल की, तो ये जो सेल हुए इसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? जाइलम और फ्लोएम को रखते हैं। क्लियर हो गया बात? तो देखोगे बेसिकली अब इनके पास जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि ये जो मेसोफिल सेल होते हैं, इसके पास दोनों टाइप का, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, दोनों टाइप का ये एक्टिविटीज परफॉर्म होता है। ये बाहरी जो सेल्स हैं, लाइट का इंटेंसिटी डायरेक्ट इस पे पड़ता है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों चीजों को परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके अंदर ये दूसरा सेल है, कौन सा सेल है? बंडल शीथ सेल है। इसके पास फोटोसिस्टम 1 ही परफॉर्म होता है, यानी यहीं पे हमारे को क्या परफॉर्म करना होता है? वो C3 साइकिल यहाँ पे परफॉर्म होता है, और ये जो बाकी हैं ये दोनों तरफ के साइकिल्स परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो यही चीजें हैं, हमारा मेन मोटो है इसी चीजों को समझना, ठीक है। तो इस चीजों को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों सेल्स को यहाँ पे स्ट्रक्चराइज करा दे रहे हैं, दोनों सेल को यहाँ पे अलग अलग लिख दे रहे हैं। तो पहला जो लिखेंगे वो कौन सा, पहला कौन सा सेल पे आएगा? मेसोफिल सेल, ठीक है क्या? मेसोफिल सेल, ठीक है क्या? ये पहला मेसोफिल सेल है। क्लियर हो गया? और जस्ट इसके बाद यहां पे देखोगे हम बनाने जा रहे हैं कौन सा सेल जी? बंडल शीथ सेल। और दूसरा होगा बंडल शीथ सेल। क्लियर हो गया? देखोगे ये बंडल शीथ सेल है। अब मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने क्या बोला है कि CO2 को एंट्री कराना है। समझ में आ रहा है? अब CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो चलो CO2 है ना, CO2 भले ही कंसंट्रेशन कम है, CO2 तो है। अब इस लो अवेलेबिलिटी के अंदर जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, समझ में आ रहा है क्या? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है CO2, यानी यहां पे कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। और इसके चलते, इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के चलते ये PP और 3 कार्बन कंपाउंड, और ये 1 कार्बन, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो होते हैं 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। कितना कार्बन कंपाउंड होते हैं? 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्लियर हो गया? इतना बात, इतने ही बात को समझ लेना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये बातों को समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है क्या?
अब देखो दूसरी बात, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात करें, यानी ये जो है बेसिकली 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये जो है बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट में टूटेगा। कितना पार्ट में टूटेगा? 2 अलग अलग पार्ट में टूटेगा। समझ में आ रहा है क्या? पहला इधर ये क्या चीज टूटेगा, ये 2 अलग अलग पार्ट में टूटेगा, और जो ये 2 पार्ट में टूटेगा इसमें जो पहला होता है मैलिक एसिड में टूटता है। मैलिक एसिड, समझ में आ रहा है क्या? मैलिक एसिड में टूटेगा, और दूसरा जो टूटेगा एस्पार्टिक एसिड में। एस्पार्टिक एसिड। और क्लियर हो गया? या तो मैलिक एसिड नहीं तो एस्पार्टिक एसिड। अब दोनों में से टूटेगा कंडीशन वाइज। समझ में आ रहा है क्या? तो कहोगे ऐसा क्यों सर? अरे भाई जरूरत के हिसाब से। समझ में आ रहा है क्या? तो या तो मैलिक एसिड में टूटेगा नहीं तो एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि दोनों ही जो होते हैं, ध्यान से देखोगे, ये भी मैलिक एसिड भी कितना कार्बन? 4 कार्बन कंपाउंड। एस्पार्टिक एसिड भी कितना कार्बन? 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्लियर हो गया ना बात? तो अब बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखोगे, आगे कुछ और भी बताने वाले बात है, पहले लेकिन समझ लो इस चीजों को, ठीक है? तो इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा एंजाइम हुआ है? पेपकेज। समझ में आ रहा है? पेपकेज एंजाइम यूज हुआ है, और इसी पेपकेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, या पेप, इसी को बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज, बॉक्सीलेज। ये दोनों ही एक ही नाम है। समझ में आ रहा है क्या? या और ध्यान रखना इस बात को, और अगर दिक्कत होगा तो इसको अभी ठीक कर देते हैं। पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज, दोनों ही नाम इसको हम लोग बोल सकते हैं, सही है। क्लियर हो गया? अब कंडीशन ये है कि अब भाई ये चीज तो हो गया एक प्रोसेस, अब दूसरा, अब ये मैलिक एसिड जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देखोगे, मैलिक एसिड अगर यहां पे ये पहुंचा, मैलिक एसिड अगर अब कहां पे पहुंचा? बंडल स्थित सेल में पहुंचा, ठीक है क्या? मैलिक एसिड कहां पे पहुंचा? मैलिक एसिड बंडल स्थित सेल में पहुंचा। ये कहां पे सारा सेल कहां परफॉर्मेंस हो रहा है? मेसोफिल सेल में। कहां पे? मेसोफिल सेल में हो रहा है। ध्यान से देखोगे, ये मेसोफिल सेल के अंदर का परफॉर्मेंस है, ठीक है क्या? ये मेसोफिल सेल में ये सारा काम हो रहा है। मेसोफिल सेल के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है? अब ये मेसोफिल सेल के अंदर बेसिकली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सिलेशन, 1 कार्बन अटैच्ड हुआ 3 कार्बन के साथ, तो 4 कार्बन में टूटा, और ये मैलिक एसिड नहीं तो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कराएगा। क्लियर हो गया बात? अब ये जब मैलिक एसिड इधर गया तो बेसिकली ये 2 पार्ट में टूट गया। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो 2 पार्ट में टूटा, जिसके चलते ये जो मैलिक एसिड है, ध्यान से देखोगे, ये जो मैलिक एसिड है इसके थ्रू क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। समझ में आ रहा है? यह कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, अब डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में यहां देखोगे ये मैलिक एसिड 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है क्या? यहां पे मैलिक एसिड 2 पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है? 2 पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट टूटा तो बना CO2। ध्यान से देखोगे, ये पार्ट टूटा तो क्या बना? CO2। और दूसरा पार्ट अगर टूटा, ध्यान से देखोगे, दूसरा पार्ट मेरा टूट रहा है तो क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? ये पायरुविक एसिड बन रहा है या पायरुवेट बन रहा है। क्लियर हो गया बात? अब यहां से कार्बन जो निकला बेटा, ये कार्बन हमने कहां पे पहुंचा दिया? बंडल स्थित में पहुंचा दिया। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, यही डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन, बॉक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है।
देख रहे हो इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है और फिर से ये जो CO2 है कहाँ पे चल जाएगा, ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है CO2 का कहाँ पे चल जाएगा, ये चल जाएगा कैल्सी3 साइकिल और कैल्विन साइकिल के अंदर। समझ में आ रहा है, यहीं पे रूबिस्को बैठा हुआ है। कौन लोग हैं यहाँ पे, रूबिस्को बैठा है और इसके CO2 आ जाने से ये क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। क्या चीज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। क्लियर हो गया बात, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अगर मैलिक एसिड आया तो ये क्या बनेगा, मैलिक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होकर कहां पहुंच जाएगा, ये इस प्रोसेस में पहुंचेगा। मैलिक एसिड से ये 3 कार्बन कंपाउंड है और 1 कार्बन इधर गया, कितना हुआ जी, टोटल 4 हो गया। टोटल हो गया कि नहीं, और ये जो CO2 है कहां चला गया, ये C3 साइकिल मूव कराने चला गया रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, और जिससे हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिला, ग्लूकोज मिला। ठीक है, एक की बात हो गई। ये बात समझ में आ रहा है क्या, तो इस बात को खूब अच्छे से पहले समझ लो, खूब बढ़िया से समझ लो, ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस एस्पार्टिक एसिड के साथ भी होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या, ये सेम प्रोसेस कहां पे हो रहा है, एस्पार्टिक एसिड के साथ भी हो रहा है। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कहां पे पहुंचेगा, यहां से देखोगे खूब अच्छे तरीके से, ये पायरुविक एसिड कहां पे पहुंचेगा, यहां पे। पायरुविक एसिड यहां पे पहुंचा, क्लियर हो गया क्या, फिर से यहां पे आ गया है ये, और पायरुविक एसिड से ध्यान से देखोगे और ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, फिर से PEP में कन्वर्ट हो गया। कौन सा एंजाइम लगा, PPDK लगा। समझ में आ रहा है, कौन सा एंजाइम लगा बेटा, PPDK। समझ में आ रहा है क्या, पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेस, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेस। ठीक है क्या, पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज लगा, पायरुविक एसिड क्या चीज में कन्वर्ट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा प्रोसेस है, बस इतना सा C4 साइकिल का। तो कहोगे कि सर इस एस्पार्टिक एसिड का, हाँ अभी जस्ट बता रहे, पहले इस चीजों को बढ़िया से समझो, लिखो, क्योंकि सेम यही प्रोसेस होगा, कंफ्यूज नहीं हो, इसके चलते बोल रहे हैं कि इसको लिखो। हालांकि लिखाएंगे यहीं पे, लेकिन खूब अच्छे से इसको पहले एनालाइज करो। ठीक है क्या, पहले खूब अच्छे से एनालाइज कर लो इस चीजों को ध्यान से। ठीक है, हो गया। और अब हम बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड का। ध्यान से देखोगे, अब ये जैसे ये मैलिक एसिड इसके पास आया, वैसे ही क्या करेगा, एस्पार्टिक एसिड भी यहां इंटर करेगा ना बेटा। तो देखोगे इधर, ये ध्यान रखना, अब ये एस्पार्टिक एसिड यहां पहुंचा, एस्पार्टिक एसिड पहुंचा ना, चलो एस्पार्टिक एसिड पहुंच गया। अब ये भी कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है बेटा। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा और ये बेसिकली 2 पार्ट में टूट जाएगा। कितने पार्ट में टूट जाएगा, 2 पार्ट में। और पहला जो टूटेगा वो टूटेगा CO2, ध्यान रखना इस बात को, पहले CO2 में टूटेगा और यहां पे क्या बनेगा, एलानीन के फॉर्म में, एलानीन बन जाएगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, पहला एलानीन, दूसरा CO2। समझ में आ रहा है क्या, तो यहां पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ ना बेटा। यहां पे देख रहे हो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन, यहां कार्बन का अटैचमेंट, तो कार्बोक्सिलेशन, यहां बाहर निकलना, कार्बन टूट रहा है तो इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो बेसिकली ये अब क्या होगा, ध्यान से सुनोगे देखोगे, और अब ये एलानीन फिर से क्या करेगा, ध्यान से देखोगे, ये सेम प्रोसेस में यहां पे पहुंचेगा, एलानीन में पहुंचेगा। और जो हाल पायरुविक एसिड का हुआ है, या कह सकते हैं एलानीन डायरेक्टली PPDK के प्रेजेंस में क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा,
वही प्रेजेंट हो जाएगा। या फिर इसको या तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, एलानिन पायरुविक एसिड क्या चीज़ में बदल गया, पीईपी में बदल गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर से, यही प्रोसेस को फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पहुँचा देंगे। हो गया क्या? तो ये बेसिकली जो इंजाइम लगा, यहाँ पे कौन सा इंजाइम लगा, PPDK, ठीक है क्या? इसके प्रेजेंस में एलानिन क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, PP में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? जल्दी से देखोगे तो कहोगे कि सर ये CO2 का क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ बेटा, ये CO2 का क्या होगा अभी समझा रहे हैं। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस तो हो गया, लेसन प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो CO2 है, ध्यान देना, ये CO2 फिर से, ये CO2 फिर से कहाँ चल जाएगा, इसी तरीके से एंट्री कर जाएगा इसी वाले साइकिल के अंदर। ये जो CO2 है, ध्यान से देखोगे, ये CO2 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, C3 साइकिल के अंदर पहुंच जाएगा, C3 साइकिल के अंदर पहुंच जाएगा। और जिसके चलते फिर से ये क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो या तो मैलिक एसिड के सजाओ तो भी ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। मतलब C4 साइकिल कर रहे हैं तब पर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, C3 साइकिल चलाना पड़ रहा है कि नहीं। और कैम साइकिल भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, C3 साइकिल चलाना पड़ रहा है। और C3 साइकिल में तो C3 साइकिल चल ही रहा है। तो बेसिकली हम वही कह रहे हैं कि कैसे हमको C3 साइकिल करना है, डायरेक्ट करना है तो C3 साइकिल हुआ। अगर कोई दूसरा तरीका से भाया अलग अलग प्रोसेस से जा रहा है तो उसी को अल्टरनेटिव पाथ के थ्रू बोले थे C4 साइकिल देन कैम साइकिल। दोनों ही चीजें हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है क्या? तो यही है हमारा क्या चीज, C4 साइकिल। जल्दी से लिखोगे दोनों के कंडीशन के साथ। और इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली कहें C4 जो साइकिल होता है, ध्यान से देखोगे, ये जो C4 साइकिल होता है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है क्या? पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है क्या? पहला कार्बोक्सिलेशन, देखो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ ना, ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ ना, स्टेप 1 ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ। दूसरा यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी दूसरा स्टेप। देन क्या हो जाएगा, फिक्सेशन होगा तीसरा। एंड चौथा रीजनरेशन चौथा स्टेप में होगा, ठीक है क्या? तो इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो, पहला कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ है, कार्बन का यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हुआ है, या तो इसके साथ जाओ नहीं तो इसके साथ जाओ। तो यही देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग दूसरा कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, या तो मैलिक एसिड के साथ ट्रांसपोर्टेशन, एस्पार्टिक एसिड के साथ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ 2 हुआ। तीसरा हुआ, ये हम देख सकते हैं फिक्सेशन, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस जो यहाँ पे चल रहा है इसी को हम लोग तीसरा स्टेप बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्सेशन। क्लियर हो गया? और चौथे की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो, या तो पायरुविक एसिड की बात कर लो चाहे एलानिन की बात कर लो, इसके थ्रू क्या बन रहा है, पीईपी फिर से बन जा रहा है। तो यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। और ये टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसी को यहाँ पे समझ लेना है, लिख लेना है। जल्दी से लिखोगे। हम लोग इसके कुछ एक सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं, ठीक है क्या? C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एंड दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है क्या? अच्छा देखोगे कार्बोक्सिलेशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, मेसोफिल सेल में,
मेसोफिल सेल में हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें, समझ में आ रहा है कहां पे हो रहा है? बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में। तो कुछ एक काबिल लोग कहेंगे, काबिल लोग ये कहेंगे कि सर यहां पे भी तो CO2 इसके साथ अटैच्ड हुआ है। तो एक चीज बताओ बेटा, ये बाहर से एटमॉस्फेरिक CO2 को लेके और फिक्स करना और इसके द्वारा दिया हुआ कार्बन को फिर से फिक्स करना, ये कार्बोक्सिलेशन होगा क्या? समझ में आना चाहिए तुमको। ये फ्रेश CO2 है जो इन्वायरमेंट से लिया गया है, तो इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। ये ना कि लिया हुआ CO2 और जिसको हम लोग कुछ एक मीडियम के थ्रू भेज दे रहे हैं और फिर से ये CO2 जब ऐड हो रहा है तो कहेंगे कि कार्बोक्सिलेशन होगा। ना, फ्रेश नहीं ना हो रहा है, वही वह सिंगल CO2 ना इनपुट था बेटा, और ये नया नहीं ना है, उसके द्वारा भेजा हुआ ये CO2 है, इसीलिए इसको डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, न कि ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ये होता है, समझ में आ रहा है कि न्यूली फ्रेशली CO2 entered in process from the atmosphere, not from the मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना इस बात को। तो हम क्या बोल रहे थे कि डिकार्बोक्सिलेशन कहां पे होगा? बंडल शीथ सेल में होगा। क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल में और डिकार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल में होगा। ये बात दिमाग में रख लेना। दूसरी बात अगर हम कहें इसके आगे, तीसरा पॉइंट की बात करें तो कहेंगे क्या कि जो पेपकेज होता है, पेपकेज एंड PPDK होता है। ध्यान से देखोगे, पेपकेज एंड PPDK जो होते हैं, एंड PPDK जो होते हैं, ये लो लाइट सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? लो लाइट लो लाइट सेंसिटिव होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। पेपकेज एंड PPDK इज लो लाइट सेंसिटिव। क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग बातें इसके बारे में सीखी हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो चौथा बात हमने जाना इसके अंदर तो कह सकते हैं C4 plants are efficient plant due to absence of photorespiration प्रोसेस। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको लिखोगे। क्लियर? लिखोगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हमने बोला they grow in high light exposure and efficient since they have concentric mesophil cell present। समझ में आ रहा है क्या? ये जो मेसोफिल सेल जो थे कॉन्सेंट्रिकली अगर प्रेजेंट थे चारों तरफ, इसी के चलते इनको क्या कर दिया गया? इफिशिएंट बना दिया गया। समझ में आ रहा है क्या? और अगला पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखोगे कि ड्यू टू एक्यूमुलेशन
ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड in vacuoles due to accumulation of organic acid in vacuoles, they protect them and make them efficient in high salinity region. क्लियर हो गया बात? ध्यान से देखना इस बात को। ये वाली बात हम कह रहे हैं क्या? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन वैक्यूल्स दे प्रोटेक्ट देम एंड मेक देम एफिशिएंट इन हाई सैलिनिटी रीजन। जहाँ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है प्लांट में, तो वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये लोग अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करा पाते हैं और हाईली इफिशिएंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो जल्दी से इसको लिखोगे, जल्दी से इसको लिखोगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है कि इन C4 प्लांट सिलिका डिपोजिटेड इन देयर लीव्स। अच्छा, लिप्स लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लीव लिखो, लीफ। इन C4 प्लांट सिलिका डिपोजिटेड इन ऑन देयर लीफ, so they can control sugar cane भी क्या है, एक टाइप ऑफ C4 प्लांट्स है, on their leaf so that they can control rate of transpiration। क्लियर हो गया क्या? और चूंकि ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट को यहाँ पे मिटा के लिख दें। C4 plants are efficient since photorespiration is absent due to a special anatomical arrangement that is Crange anatomy। चलो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे C4 साइकिल को ख़त्म करते हैं। सारे पॉइंट्स को बढ़िया से देख लोगे, सब चीज़ समझ गए हो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस वगैरह बनाओ जल्दी जल्दी।